अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बिहेवियर साइंस स्टार्ट करेंगे। सेक्शन वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपने मवदत राना बुक जो है वो रेफरेंस बुक है। हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर सेक्शन ए है, बिहेवियरल साइंसेज एंड देयर रेलिवेंस टू हेल्थ केयर। तो इसमें सबसे पहले क्या होलिस्टिक और ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होलिस्टिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट होता है। तो होलिस्टिक मेडिसिन क्या कहती है कि जो इंसान है वो सिर्फ ज़ाहरियत पर मबनी नहीं है, यानी हमें जो नज़र हमें माइंड, उसकी स्पिरिट, उसकी बॉडी नज़र नहीं आती। तो इंसान जो है सिर्फ जो हमें नज़र आता है इसी पर नहीं है, बल्कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट्स जो हैं ये सब पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के, ठीक है। और ये सब पार्ट मिलके ही एक जो है, जो सब सम ऑफ इट्स पार्ट जो इन एक होल बनता है, इन तीनों पार्ट से मिलकर एक होल बनता है। हम क्या होता है कि हम लोग जो आजकल करते हैं, हम लोग सिर्फ उसके साइंस और सिम्टम्स देखते हैं और हम उसको मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। तो इस होलिस्टिक मेडिसिन क्या कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको ये भी हो सकता है कि उसके कोई माइंड के साथ उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, ठीक है। तो इस बजाय इसके कि हम लोग उसको मेडिसिन दें, हम लोग उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को ट्रीट नहीं करते, ठीक है। और देन दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ट्रेडिशनल एलोपैथी मेडिसिन ये कहती है कि नहीं, माइंड, बॉडी, स्पिरिट को देखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ साइंस और सिम्टम्स दें, जो जैसे कि आजकल डॉक्टर्स कहते हैं, साइंस और सिम्टम्स को देखें, बताए आपको पेशेंट, और आप उसको जो है वो मेडिसिन दे दें, ठीक है। तो ये दो तरह के कंसेप्ट हैं। देन पर्सन, इन्वायरमेंट और हेल्थ आपने खुद पढ़ लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, 1977 में जॉर्ज एंजल ने इस मॉडल को दिया था। ये एमसीक्यू पॉइंट है। उसने जो है होलिस्टिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट उठाया और उसने 3 पॉइंट्स जो दिए हैं नीचे। उसने क्या कहा कि डिजीज़ जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। दूसरे पॉइंट में उसने क्या कहा कि जो है एक इंडिविजुअल जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से कंपोज होता है, जिसमें माइंड, बॉडी और स्पिरिट आ जाते हैं। और तीसरे पॉइंट में उसने क्या कहा कि जो डिज़ीज़ है ना, उस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ीज़ ट्रायड होता है, एक ट्रायड होता है जो डिटरमाइन करता है डिज़ीज़ को। उसमें हमारे पास 3 जो हैं फैक्टर्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर जो हैं वो एक ट्रायड बनाते हैं जो कि डिटरमाइन करता है डिज़ीज़ किसी भी बंदे की, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, बायोलॉजिकल में हमारे ये जो बॉडी में चेंजेस, जो हमारे अपने जो हैं बॉडी के सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी डिज़ीज़ की वजह से, इसमें वो आ जाता है। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है कि हमारे अपनी पर्सनैलिटी, हमारा अपना रवैया कैसा है, हमारी अपनी मोटिवेशन कैसी है उस डिज़ीज़ को लेके, ठीक है। और सोशल में क्या आ जाता है कि हमारे सराउंडिंग में सोशल जो फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, उसका क्या रोल है हमारी जो डिज़ीज़ एक पर्सन को हुई है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर यूँ लें कि एक बंदे को डेंगू फ़ीवर है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये तीनों फैक्टर हम कैसे जो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें बायोलॉजिकल क्या होगा, उसके सिस्टम में क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे कि उसका रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उसके साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, उसका अपना बिहेवियर आ जाएगा, मतलब वो केयरलेस बिहेवियर है उसका, वो फुल शर्ट्स की जो फुल बाजुओं की शर्ट्स नहीं पहन रहा, और वो जो है वो मच्छर से प्रिवेंशन नहीं ले रहा, ठीक है। और सोशल में क्या आ जाएगा कि उसकी फैमिली का कैसा जो बिहेवियर है, उसकी ड्रेनेज सिस्टम, उसकी इन्वायरमेंट में कैसी है, और ये सारी चीज़ें आ जाएँगी उसमें, ठीक है। तो जो बीपीएस मॉडल है ना, इसको हम जो है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर दोनों के लिए जो है अप्लाई करते हैं। इन्फेक्शियस में हम वही डेंगू फीवर की एग्जांपल ली हुई है, उसमें वही बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेंगे। जैसे कि बायोलॉजिकल में क्या आएगा, डेंगू फीवर में वही रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सोशल सिस्टम में जो इश्यूज़ आएँगे वो ड्रेनेज वाटर की प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर डिस्पोज़ल वेस्ट का नहीं है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में हमारे पर्सन का बिहेवियर क्या है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपनी डिज़ीज़ को लेके उनके माइंड पे होता है कि पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। उनकी जो पेसिमिज़्म, जिसको हम ऑप्टिमिस्ट, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो उनको होता है कि हाँ, मुझे डिज़ीज़ हो गई है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है।
उनका यकीन होता है, यकीन जिसको हम कह लें कि यकीन कामिल होता है उनका कि ठीक है, मैं फ़ाइट करूँगा और मैं रिकवर हो जाऊँगा। ठीक है? तो ये लोग जो हैं बहुत रोल प्ले करते हैं डिज़ीज़ की रिकवरी में, और उनको जो है अपने ऊपर यकीन होता है कि वो इससे फ़ाइट कर लेंगे, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही दिल छोड़ जाते हैं कि पता नहीं अब मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा। तो ये साइकोलॉजिकल जो है फैक्टर्स आ जाते हैं डिज़ीज़ के डिटर्मिनेंट्स में। और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में हमारे पास हार्ट डिज़ीज़ आ जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस आ जाती है, कैंसर आ जाता है और डिप्रेशन आ जाता है। इसमें भी वही 3 फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। हार्ट डिज़ीज़ है, उसमें उसके जो है बायोलॉजिकल में उसके जो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं वो आएगा। साइकोलॉजिकल में वही उसका अपना माइंडसेट कैसा है अपनी डिज़ीज़ को लेके, और उसके सोशल में क्या उसकी फैमिली का आ जाएगा। अब किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उसके सोशल में ये आएगा ना कि उसके हर घर में हर टाइम कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो उसका बीपी तो फिर इंक्रीज़ होगा ही ना। तो ये हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशन जो हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल की इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के लिए। देन हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है कि एक ये रिएक्टिव स्टेट है कि हमारी बॉडी में जो है नेगेटिव अडेप्टिव नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं, जिससे बॉडी जो है वो एक रिएक्टिव स्टेट में जो एक वैल्यू होती है हमारी बॉडी की वो नॉर्मल रहती है। इसकी एग्जांपल अब यूँ ले लें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट तक होता है कि वो उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हॉट डे है या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने से हमारी बॉडी जो है वो उसको क्या मेंटेन रखती है, बॉडी के टेम्परेचर को। तो कैसे मेंटेन रखती है, नेगेटिव फीडबैक लूप से। तो होम्योस्टेसिस ये है। देन एलोस्टेसिस है। एलोस्टेसिस क्या है, ये अडेप्टिव मैकेनिज़्म है। अडेप्टिव मैकेनिज़्म का क्या मतलब है कि किसी भी आने वाले ख़तरे को देख के उसका पहले से इंतज़ाम कर लिया जाए, ठीक है। जो इंडिविजुअल है वो उसकी जो है वो अडेप्टेशंस करता है, ठीक है। उसको पता होता है कि ये चीज़ अगर ये इस तरह के हालात हैं तो ये हो सकता है, तो उसके लिए उसकी पहले ही से जो है वो अडेप्टेशन कर लेता है। इसकी एग्जांपल यूँ है कि अगर किसी को बहुत हॉट डे समर में काम करना है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इन टेक ऑफ फ्लूइड्स लेगा, साल्ट्स लेगा, ठीक है। और क्या कर सकता है कि वो जो है ऐसे आवर्स में काम करेगा जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धूप ना हो, ठीक है। वो सुबह सुबह डाउन और डस्ट पे काम कर लेगा, ठीक है। तो ये एलोस्टेसिस है। तो देन हमारे पास यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस आ जाता है। यू स्ट्रेस क्या है कि ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस है। ये यू स्ट्रेस जो है वो हमें अपनी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। एक पर्सन जो है उसको अपना अप्रोप्रिएट और जो है ना फंक्शन करना है, तो उसके लिए उसको यू स्ट्रेस, जैसे कि अगर हमें पता होगा हमारी असेसमेंट है तो हम क्या लेंगे, थोड़ा लेवल का स्ट्रेस लेंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ और हम पास हो जाएँ। तो ये हमारे पास यू स्ट्रेस है जो कि हमारे पास ऑप्टिमम फंक्शनिंग होती है इसमें होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस मैकेनिज़म्स की। डिस्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस में हमारे पास कोई भी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो जो हमारे होम्योस्टेटिक और एलोस्टेटिक मैकेनिज़्म होते हैं ना उनको चैलेंज करते हैं, ठीक है। और अगर डिस्ट्रेस की स्टेट में हो तो हमें फिर क्या चाहिए कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, हम थोड़ी रेस्ट ले लें ताकि हमारा डिस्ट्रेस जो है वो फिर आगे जो है एक्सट्रीम जो लेवल स्ट्रेस का होता है ना उसमें ना चला जाए, ठीक है। डिस्ट्रेस जो है वो देन आगे सिकनेस में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारी चीज़ें। तो यू स्ट्रेस ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है। और डिस्ट्रेस ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस और एलोस्टेटिक मैकेनिज़्म है उनको चैलेंज करे।